अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर इकरा एंड यू आर वॉचिंग द ग्रेट डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ एबनॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज पे। वैसे तो वैजिनल डिस्चार्ज का होना, ल्यूकोरिया का होना, वाइट कलर के पानी का आना विदाउट एनी सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर इसी वैजिनल डिस्चार्ज में आपको कुछ चेंजेस फील हों जो कि रिलेटेड हो सकती हैं उसके डिस्चार्ज के कलर से और उसमें से आने वाली स्मेल से, तो ये एक अलार्म है किसी इन्फेक्शन के होने का। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वैजिनल डिस्चार्ज दिखने में, कलर में और स्मेल में, इन सब चीज़ों में चेंज होता है और आपको इरिटेट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है। मोस्टली पेशेंट जो गायनी में आते हैं वो उनके अंदर यही डायग्नोस होता है कि उन्हें बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक्चुअली क्या है और इसका हल कैसे किया जाए। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक्चुअली है जो नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ वेजिनल फ्लोरा के बारे में और उससे रिलेटेड वेजिनल पीएच, लाइक जो वजाइना की नॉर्मल एसिडिटी के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। और इस वेजिनल फ्लोरा में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक जो आपके लिए अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं उसकी कमी हो जाती है और कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। और यही मेन कॉज होती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस की। एनारोबिक बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ होना और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ जो कि वजाइना के इन्वायरमेंट को तेज़ाबी रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, उनके अंदर कमी आ जाती है काफ़ी हद तक। और अक्सर तो कुछ पेशेंट्स में लैक्टोबैसिलस ना होने के बराबर होते हैं। तो जैसा लैक्टोबैसिलस मैंने आपको बताया था कि ये वो गुड बैक्टीरियाज हैं जो कि वेजाइना में तेज़ाबियत पैदा करते हैं। जब इनकी कमी होती है तो वो तेज़ाबी इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब हो जाता है और ये एल्कलाइन की तरफ चला जाता है और उसकी वजह से जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनकी काफ़ी ओवर ग्रोथ होती है। चलिए बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस के होने का ख़तरा होता है। तो उसमें एक तो आता है ड्यूशिंग। जो लड़कियां अपने वजाइना को अंदर से एक्सेसिवली वॉश करती हैं तो उन वजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पीएच डिस्टर्ब होती है और आगे ये इसके बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए वजह बनता है। उसके अलावा मेंसेस के दौरान सेक्स करना और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स एंड वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं एंड वो औरतें जिन्होंने अपनी बच्चादानी में हमल को रोकने के लिए डिवाइसेस रखवाई हुई हैं, तो ये ऐसे रिस्क हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज होने का ख़तरा होता है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो अमूमन लड़कियों को अपना जो ये पानी पड़ता है इसका पहले तो एक कलर डिफरेंट लगता है दिखने में, क्योंकि आम जो नॉर्मल डिस्चार्ज आता है आपको वो वाइट, मिल्की वाइट या फिर कलरलेस होता है। लेकिन बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है कि आपका कलर चेंज हो जाता है डिस्चार्ज का। वो बहुत कम ऐसा होता है कि वाइट हो, लेकिन यूजुअली ग्रे, स्लेटी से कलर का या फिर बहुत ही कम हालात में सब्ज़ रंग का भी होता है। और इसके अलावा आपको एक फ़िशी सी स्मेल आती है, लाइक फ़िश की तरह की स्मेल आती है कि जो ऑफ कोर्स सूंघने पे आपको गंदी सी फील होती है और अच्छी नहीं लगती। तो उस डिस्चार्ज में से ऐसी स्मेल आना। चलिए ये तो वो कुछ चंद एक बातें हो गई जो कि आप खुद घर में फील कर सकते हैं। और ये तो बातें कि ल्यूकोरिया का कलर चेंज हो गया, ग्रे हो गया या ग्रीन हो गया और उसके अंदर से स्मेल आ रही है, ये दो चीज़ें आपको ले जाती हैं क्लिनिक की तरफ, गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ। तो
सही वाली तशख़ीस क्लिनिक में ही होती है, और उसका मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि वो कैसे की जाती है। तो जो डिस्चार्ज है ये लिया जाता है कॉटन स्वैब के थ्रू, एंड फिर इसको खुर्दबीन के ज़रिए देखा जाता है। तो डिस्चार्ज लिया, उसके ऊपर सेलाइन, जिसे हम वेट माउथ बोलते हैं यूजुअली, और वो डाल के और स्लाइड के ऊपर रखा, और खुर्दबीन के नीचे हम देखते हैं तो हमें कुछ सेल्स नज़र आते हैं। तो हमें सेलुलर बॉर्डर्स जो हैं वो स्टिपल टाइप के नज़र आते हैं। तो वो एक्चुअली बैक्टीरियाज होते हैं, जो बुरे वाले बैक्टीरियाज हैं, वो सेल की साइडों के ऊपर चिपके होते हैं, तो वो ऐसी शक्ल देते हैं, उन्हें हम क्लू सेल्स बोलते हैं। एक तो ये हो गया खुर्दबीन के ज़रिए से हमने उन सेल्स को देखा। उसके बाद फ़िशी ऑडर, फ़िशी स्मेल तो वैसे भी डिस्चार्ज में से आती है, लेकिन उसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए हम डिस्चार्ज के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वो डालते हैं, तो उसकी वजह से एक मतलब स्मेल ज़्यादा होती है, तो वो भी एक तरह का तशख़ीस करने का तरीका है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ काफ़ी कम हो जाती है और एनारोबिक बैक्टीरियाज काफ़ी बढ़ जाते हैं, स्पेशली उसके अंदर गार्डनोरेला जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा होता है। तो जिस वजह से पीएच मतलब कि एसिडिटी भी इफ़ेक्ट होती है। तो इन पेशेंट्स में जब हम चेक करते हैं वेजिनल डिस्चार्ज की पीएच, एक स्ट्रिप होती है और वो उससे हम वेजिनल डिस्चार्ज के ऊपर रख के तो चेक करते, तो वो हमें रेंज देता है कि कौन सी रेंज की पीएच आ रही है इस डिस्चार्ज की। तो इसमें मोर देन 4.5 होती है, जबकि नॉर्मल रेंज है 3.5 टू 4.5, तो ये नॉर्मल रेंज से ऊपर चली जाती है। अब अक्सर पीएच का ज़्यादा होना और भी कुछ बातों को ज़ाहिर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटरकोर्स किया और सीमन, जैसे कि सीमन बेसिक होता है, तो उस वजह से भी आपकी पीएच ज़्यादा आ सकती है, या फिर आप पीरियड्स के फ़ौरन बाद आए या पीरियड्स के दौरान आए तो उस टाइम भी आपकी पीएच ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए जो माइक्रोस्कोपिक खुर्दबीन वाला एग्जामिनेशन है वो ज़्यादा मुफीद साबित होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस ही है। ये मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज आपको इरिटेशन, ख़ारिश, जलन ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं देता। इसमें अगर है तो है पेशाब के साथ, यूरिनेशन के साथ थोड़ी बहुत बर्निंग फील होती है। इसके अलावा ये कोई और किसी किस्म की पेन ऑन सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई पेन नहीं होती। इसमें सिर्फ डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, जो ग्रे या बहुत कम होता है कि सब्ज़ रंग का हो, और इसमें से फिशी स्मेल आती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, और अक्सर इसका जो वेजिनल डिस्चार्ज की अमाउंट है, मिक़दार है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और अक्सर नहीं भी बढ़ती। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या है, और अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए ज़्यादातर मेट्रोनाइडाज़ोल, फ्लैजिल की गोलियाँ यूज़ की जाती हैं, और क्लिंडामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोनाइडाज़ोल आप ओरली भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेट्रोनाइडाज़ोल जेल और क्लिंडामाइसिन क्रीम भी अवेलेबल है, उसे हम टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं आप वजाइना के अंदर, तो ये भी आपको इस इन्फेक्शन से काफ़ी रिलीफ दे देता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलाई भी यूज़ होते हैं कैप्सूल की फॉर्म्स में, और कुछ एसिडिफाइंग लाइक तेज़ाबियत को बढ़ाने के लिए जेल्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, एंड कुछ प्रोबायोटिक्स लाइक जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो खाने की फॉर्म में भी लिए जा सकते हैं और वजाइना के अंदर भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी इफ़ेक्टिवनेस स्टडीज़ में इतना शो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपने सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। और खाने में देखा जाए तो योगर्ट, लैक्टोबैसिलाई, उसके अंदर बाकी गुड बैक्टीरियाज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप अपनी डाइट से भी इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही कॉमन एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज कॉज करने वाले इन्फेक्शन के बारे में। इसे ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन ऑफ वजाइना कहते हैं। तो ये
कैंडिडा एल्बिकन्स एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपके वेजिनल नॉर्मल जो फ्लोरा है उसके अंदर पाया जाता है। उसकी ओवर ग्रोथ की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। और इसमें वेजिनल डिस्चार्ज की pH लेस देन 4.5 होती है, मतलब कि इसकी एसिडिटी में, वजाइना की एसिडिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, लेकिन अक्सर काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत भी बढ़ सकती है। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से ख़तरात हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उन एरियाज़ में जो वार्मर एरियाज़ होते हैं, गर्म इलाके, उन जगहों की औरतों में ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो मुदाफ़ती निज़ाम जिन लोगों का कम हो जाता है, लाइक इम्यूनो सप्रेस्ड लोग होते हैं, HIV जिनमें है, और डायबिटीज़ मेलिटस के जो पेशेंट्स हैं, शुगर के मरीज़, उन पेशेंट्स में, और जो किसी बीमारी की वजह से एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका वेजिनल डिस्चार्ज कैसा दिखता है। इसमें वेजिनल डिस्चार्ज नहीं भी हो सकता, और अगर होता है तो वो काफ़ी गाढ़ा और क्लम्पी सफ़ेद रंग का होता है, लाइक जैसे कॉटेज चीज़ के आप एग्जांपल ले लें, उसकी तरह का दिखता है वो। एंड और कोई ख़ास इसकी स्मेल नहीं होती। लेकिन फंगल इन्फेक्शन आपको बहुत ही बुरी किस्म की ख़ारिश और जलन, उसके अलावा जो वजाइनल लिप्स हैं उसे वहाँ पे स्वेलिंग और रेडनेस ये कॉज करता है, और यही मेन रीज़न होती है पेशेंट्स की क्लिनिक में आने की। ये तो वो बातें हो गई जो कि पेशेंट ख़ुद से बताता है आपको और नोटिस करता है, लेकिन हम इसकी तशख़ीस क्लिनिक में कैसे कर सकते हैं? वैसे जैसे मैंने आपको भी पहले बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए बताया था, हम वेजिनल डिस्चार्ज लेंगे और इसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 10% KOH उसके अंदर शामिल करेंगे। तो फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो फंगाई होते हैं उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आ जाए डिस्चार्ज में, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है और हमने उसका इलाज करना है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तकरीबन 100 में से 75% जो औरतें हैं वो अपनी लाइफ में एक दफ़ा तो इसे ज़रूर फेस करती हैं। चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एंटी फंगल क्रीम्स, लाइक टॉपिकल क्रीम और ऑइंटमेंट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये ओवर द काउंटर आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। एंड जिन औरतों को ये इन्फेक्शन रिकरेंटली फेस करना पड़ता है, लाइक उनको बार बार ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको ओरल मेडिसिन दी जाती है। एंड उसके अलावा जब वो एक दफ़ा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती हैं मेडिसिन का, तो उसके बाद वीकली वो एक टैबलेट यूज़ करते रहते हैं ताकि 6 महीनों तक, ताकि उनके अंदर ये इन्फेक्शन दोबारा से डेवलप ना हो। जिन दो इन्फेक्शन की मैंने अभी बात की, बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन की, ईस्ट इन्फेक्शन की, ये दोनों इन्फेक्शन सेक्शुअली ट्रांसमिट नहीं होते। लाइक सेक्शुअल एक्टिविटी की वजह से ना तो ये मेल पार्टनर को, तो ना ही मेल पार्टनर ये फीमेल पार्टनर में ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्शुअल एक्टिविटी है वो रिस्क फैक्टर है, बिकॉज मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने की वजह से वो रिस्क फैक्टर है, बट ये ट्रांसमिट नहीं होता। कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। लैक्टोबैसिलाई, जैसे कि योगर्ट में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में, और बाकी भी अच्छे बैक्टीरियाज योगर्ट में काफ़ी मिक़दार में मौजूद होते हैं, तो अगर आप अपनी डाइट में योगर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसे इन्फेक्शन से आपको उस योगर्ट खाने से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ लोग टैम्पॉन्स के ऊपर लाइक डिप करके योगर्ट में और फिर अपने वजाइना में रखते हैं, वो भी काफ़ी सूदिंग होता है और वो अंदर लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के लिए गार्लिक क्लोव आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं। अगर आपको माइल्ड सा इन्फेक्शन है और आपके सिम्टम्स बहुत ही लाइक कम डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो ये कुछ आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा
बाकी जो क्रीम्स हैं, एज़ोल क्रीम्स मिलती हैं, एंटी फंगल क्रीम्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो तो वेल एंड गुड। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात अपने जहन में रखें, जो भी आप मेडिसिन यूज़ करें उसको रेगुलर और जितने टाइम के लिए बताई जाए उतने टाइम के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको मेडिसिन 7 दिन के लिए बताई गई है तो उतने दिन आपको मस्ट कंप्लीट करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन यकीनन आपको दोबारा होगा और फिर इसी तरह बार-बार होता रहेगा और फिर इस वजह से आपको मेडिसिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए खानी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप अपनी मेडिसिन से खाने में कंप्लायंस शो करें। आज मैंने जिन इन्फेक्शंस के बारे में बात की ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन इन्फेक्शंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ये दो इन्फेक्शन भी अगर ट्रीट ना किए जाएं तो ये लेटर ऑन आपकी पेल्विक पेन और पेन ऑन सेक्स की कॉज बन सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखिएगा। एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज का, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like and share it with your friends, and if you have any questions, ask me in comment section. Allah Hafiz.